एडवांस रैपर निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। बजट सत्र का तीसरा दिन और बेहद अहम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए सरकार ने कहा कि ये बजट विकसित भारत की नींव रखता हुआ है बजट, लेकिन विपक्ष इससे इंकार करता है। विपक्ष का कहना है कि ये बजट भेदभावपूर्ण है और यही बात विपक्ष ने आज जब सदन में कही तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी किया और उन्होंने कहा कि बजट के दौर में जितनी भी योजनाएं और जो भी आवंटन हुआ है वो किसी एक राज्य या दो राज्य तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश के लिए है और देश के हर राज्य को, विकसित भारत की जब बात करते हैं तो देश का हर राज्य उसमें शामिल है। निर्मला सीतारमण ने यह भी विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष गलतफहमी, गलत धारणा फैलाने की कोशिश कर रहा है जनता के बीच बजट को लेकर। तो जानेंगे सदन में क्या हुआ, साथ ही साथ विपक्ष जो लगातार बजट पर कानून केंद्र के बनाने के बाद अब बिहार में भी पेपर लीक कानून बनने जा रहा है, लेकिन कानून के पेश होने, विधेयक के पेश होने से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट किया। इसको लेकर क्या विवाद है, क्या विपक्ष की आपत्तियां हैं, किस तरह से बिहार इस पूरे कानून को लेकर आगे बढ़ रहा है, इस पर भी देखेंगे विस्तार से रिपोर्ट। लेकिन और भी होंगी खबरें दिन भर की बड़ी, देश और तमाम राज्यों की, साथ ही साथ दुनिया की, कला जगत से भी होंगी कुछ खबरें। लेकिन शुरुआत करेंगे अभी की सुर्खियों के साथ। संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच तीखी नोकझोंक। बजट में कई राज्यों की अनदेखी के विपक्ष के आरोपों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिरे से किया खारिज। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के रवैये को बताया निंदनीय। भाजपा और एनडीए ने बजट को बताया शानदार। कहा बजट में रखा गया है सभी वर्गों का ध्यान, पिछड़े राज्यों के विकास करने के लिए लाई गई है पूर्वोदय योजना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन केवेरी ने बताया बेरोजगारी दूर करने वाला बजट। आम बजट 2024 में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को कांग्रेस ने बताया कॉपी पेस्ट। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का करारा प्रहार। कहा हमारी सोच कांग्रेस के न्याय पत्र से कहीं और आगे है। 5 सालों में 20 लाख युवाओं को दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण। कुछ विपक्षी पार्टियों के नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार की खबरों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पलटवार। कहा यह छोटी सोच का प्रदर्शन। विपक्ष जनता की सेवा को कम, पब्लिसिटी को देता है ज्यादा महत्व। बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास। नए कानून में 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान। विपक्ष ने किया वॉकआउट, जिसे सत्ता पक्ष ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा नहीं होगा बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा टीएमसी विधायक तपन चैटर्जी ने उन पर हमला करने का किया प्रयास। विधानसभा स्पीकर से की कार्रवाई की मांग। कहा प्रदेश में खत्म हो चुका है लोकतंत्र। भारतीय सेना में अग्निवीरों के लिए खुशखबरी। 4 साल का अनुभव रखने वाले अग्निवीरों को बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में 10% का आरक्षण। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। और नेपाल में दर्दनाक विमान हादसे में 18 लोगों की मौत। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फिसलने के बाद क्रैश हुआ विमान। चालक दल समेत 19 यात्री थे सवार।
और आम बजट को लेकर संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बजट में कई राज्यों की अनदेखी के विपक्ष के आरोपों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिरे से खारिज किया, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के रवैये को निंदनीय बताया। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, सदन में विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने बजट में कई राज्यों की अनदेखी किए जाने का सरकार पर आरोप लगाया। मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि किसी राज्य विशेष का नाम न लेने का मतलब ये नहीं है कि उस राज्य की अनदेखी की गई है। Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets and they would know clearly that in every budget you don't get an opportunity to name every state of this country. राज्यसभा में हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम 267 का उपयोग करने को लेकर बार बार हो रही मांग पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। I will call upon leaders of the parties to soul search and my reflections about Rule 267 that in more than 3 decades it has been availed only for half a dozen occasions, and every day of the sitting I get number of such requests. उधर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दलों के रुख पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ कहा कि केवल प्रश्नकाल से जुड़े सवाल और जवाब दिए जाएं। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के सदन में रुख को लेकर निशाना साधा। ऑपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? आम बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन भी किया। क्षेत्रीय संतुलन बनाने में सरकार नाकाम साबित हुई है। केवल आंध्र प्रदेश और बिहार पे ध्यान केंद्रित करके सारा बजट दे दिया गया और बाकी कुछ प्रदेशों में दिया गया। ऐसे में कई ऐसे प्रदेश हैं जैसे हरियाणा, जिनका नाम ही नहीं आया बजट में। बिहार के पिछड़ेपन और आंध्र प्रदेश के बंटवारे के चलते आर्थिक राहत पैकेज की जरूरत को समझते हुए मोदी सरकार ने विशेष प्रस्ताव बजट में किए हैं। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और इंडी के सहयोगी इन राज्यों के विकास के विरोधी हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया इस बजट को एक गरीब, किसान, मध्यम वर्ग का समर्थक बजट के रूप में पूरे देश इसको देख रही है और शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर बहुत स्पेशल ध्यान दिया गया। संसद के अंदर और बाहर बजट प्रस्तावों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी के रवैये पर सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों उसे पिछड़े राज्यों को मदद अच्छी नहीं लग रही है। जाहिर है कि एक और ऐसा मुद्दा सामने है जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्र में तीसरी बार बनी नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले आम बजट ने जहां विकास की गति बढ़ाने के संकेत दिए हैं, तो वहीं विपक्ष के मंसूबों पर पानी भी फेर दिया है। विपक्ष को उम्मीद थी कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार बजट प्रावधानों से खुश नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में उनका मन पाला बदलने का हो सकता है, पर नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इन तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। संसद के अंदर और बाहर बजट प्रस्तावों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयानों के बीच संसद के दोनों सदनों में बुधवार को आम बजट और जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा ने चर्चा की शुरुआत की, तो वहीं बीजेपी की तरफ से विप्लव देव ने चर्चा में हिस्सा लिया। कांग्रेस सांसद ने बजट प्रस्तावों को लेकर सरकार की आलोचना की और कहा कि बजट में युवा, किसान का ध्यान नहीं रखा गया है। वहीं बीजेपी सांसद विप्लव देव ने बजट प्रस्तावों की जमकर प्रशंसा की।
कुछ पर मेहरबान और बाकियों को दरबान बना दिया गया है। दरवाजे के बाहर खड़े रहो, अगर मेहरबानी होगी तो शायद आपको कुछ मिल पाएगा। सर, जब प्राकृतिक आपदा की भी बात होती है, भाजपा शासित प्रदेशों के लिए तो सेंट्रल असिस्टेंस की बात की गई बजट में, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जब बात हुई तो एक्सटर्नल एजेंसीज की बात आ गई वहाँ पर। निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरीके से इस बजट को प्रस्तुत किया है, मैं इसका सराहना करता हूँ और इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से प्रधानमंत्री के नाते काम शुरू किया और उस समय जो आर्थिक स्थिति देश का 10 साल की यूपीए गवर्नमेंट ने छोड़ के गया था, तो भारत का जो आर्थिक स्थिति है, जो अनुमान किया जा रहा था, तो भारत फ्राजिल 5 देशों में चले जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था को देश में लागू किया गया। 2023-24 से लगभग 18.2% कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ज्यादा है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। लोकसभा में विपक्ष की तरफ से टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, सपा से वीरेंद्र सिंह सहित कई सांसदों ने बजट चर्चा में हिस्सा लिया। वहीं राज्यसभा में दोपहर 2 बजे बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई तो कांग्रेस से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तो बीजेपी से राधा मोहन दास अग्रवाल ने शुरुआत की। रियल जीडीपी 6.8, आईएमएफ मांगेगा, स्टैंडर्ड पुअर मानेगी, भारत सरकार मानेगी, वर्ल्ड बैंक मानेगी, भारत के लोग मानेंगे। नहीं मानेंगे तो यही बेचारे नहीं मानेंगे। इनके कार्यकाल में सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट 4.5% था। हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारी वित्त मंत्री ने कल बजट प्रस्तुत किया और हमारा सीएडी 4.5% से घट करके 0.7% पर आ गया है। राज्यसभा में भी आगे चर्चा में टीएमसी, सपा सहित कई विपक्षी दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। संसद के दोनों सदनों में बजट को लेकर 20-20 घंटे की चर्चा रखी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी। नीरज सिंह, राजेश राज और अमरेंद्र गुप्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। उन सवालों के जवाब भी दिए गए। वित्त मंत्री ने बेहद सख्त अंदाज में आज ये कहा और विपक्ष पर भी पलटवार उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि विपक्ष एक गलत धारणा फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बहस पर और इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं बजट किस तरह से तमाम राज्यों को एक साथ मिलाते हुए विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या कहता है बजट, राज्यों को क्या क्या मिला, ये उस पर भी नजर डालते हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की आधारशिला है ये बजट, ये सरकार का कहना है। सरकार लगातार कह रही है कि किसी 1-2 राज्य तक सीमित ये बजट हो ही नहीं सकता है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का आवंटन किया गया है। इस पूरी एक तरह से इस संख्या को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि बड़ी शुभ संख्या शामिल की गई है देश के विकास के लिए, 1 या 2 राज्यों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। ये पूरा जो बजट है विकास यात्रा में पूरे देश को शामिल करने के लिए सभी राज्यों तक तमाम वो योजनाएं पहुंचेंगी। देश के पूर्वी भाग के आर्थिक उन्नति के लिए पूर्वोदय योजना का ऐलान किया गया है बजट में और ये पूर्वोदय योजना भी जो है वो किस तरह से 5 राज्यों
को कवर करती हुई है। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के विकास के लिए है पूर्वोदय योजना। इसी के साथ इस योजना के तहत ही आगे बढ़ते हुए बजट में बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के लिए विशेष प्लान किया गया है। उस प्लान को विस्तार से बजट में शामिल किया गया है। बताया गया है कि किस तरह से आधारभूत ढांचे से लेकर तमाम स्तर पर और तमाम क्षेत्रों में विकास किया जाएगा और इन 5 राज्यों के विकास के लिए अलग से एक खास प्लान जो कि पूर्वोदय जो योजना है, जो प्लान है, उसे शामिल किया गया है, उसका ऐलान किया गया है बजट में। तो वहीं पूर्वोदय प्लान का मकसद इन राज्यों का सर्वांगीण विकास है, किसी एक क्षेत्र में नहीं। किस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ झारखंड, बिहार, इन तमाम राज्यों को लेकर आगे बढ़ना है और इस विकास में राज्यों में बुनियादी ढांचा है, मानव संसाधन, रोजगार, आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो विपक्ष के उन आरोपों को एक तरह से दरकिनार करता ये तमाम एक तरह से बिंदु हैं जो बजट के हैं। देश के 63,000 गांव और 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे। उसके लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का ऐलान किया गया है बजट में। और हम जानते हैं कि जिस तरह से जनजातीय आबादी जिन राज्यों में है, उन राज्यों में ये अभियान चलाया जाएगा। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान जैसे राज्यों को शामिल किया गया है, जोड़ा गया है। इन राज्यों में आदिवासियों की संख्या 20% से ज्यादा है। तो किसी एक राज्य, किसी एक वर्ग तक सीमित ये बजट नहीं है। साथ ही आइए बात करते हैं अन्य योजनाओं की, किस तरह से आगे इस बजट में बताया गया है। और प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार बढ़ाने के लिए देश में प्लग एंड प्ले सुविधा वाले औद्योगिक पार्क तैयार होंगे। 100 शहरों में लगेंगे प्लग एंड प्ले वाले औद्योगिक पार्क। तो इन पार्कों के जरिए भी 100 शहरों में निजी क्षेत्र के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा और पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करने का ये पूरा एक प्लान किया गया है। उसी के साथ जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 42,000 करोड़ से ज्यादा की घोषणा की गई है। तो राज्यों को छोड़ा नहीं गया है, बल्कि किस तरह से अलग अलग राज्यों की जो प्राथमिकताएं हैं उनको शामिल किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से ज्यादा अधिक शाखाएं स्थापित करने का भी प्रावधान है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए विशेष आवंटन किया गया है। इसमें उन राज्यों को शामिल किया गया है जहां पर अक्सर प्राकृतिक आपदाएं रहती हैं, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो। बिहार, उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को विशेष एक तरह से राहत मिलेगी इस पूरी इस योजना से। खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का मकसद है, खासकर तब जब इन राज्यों में बाढ़ की से प्राकृतिक आपदा होती है और उस दौरान जब लोग मुसीबत में होते हैं, तो उसके लिए भी एक सोची समझी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के वधावन में 76,000 करोड़ रुपए की लागत से बंदरगाह बनाने का फैसला किया गया है। हालांकि ये फैसला कैबिनेट तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने अपनी शुरुआती कैबिनेट की बैठकों में ये बड़ा फैसला लिया था और हम जानते हैं कि किस तरह से आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महाराष्ट्र के इस योजना का जिक्र करते हुए जब राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह सवाल उठाया कि किस तरह से अन्य राज्यों के साथ भेदभाव हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये बताना चाहती हूं कि महाराष्ट्र के लिए जो प्रावधान किया गया है 76,000 करोड़ का बंदरगाह के निर्माण के लिए, इस तरह की कई योजनाएं देश भर के लिए की जा रही हैं। तो किसी एक राज्य का नाम लेना या किसी राज्य का नाम लेना ये सवाल नहीं है। और इसी पर आधारित आज हमारा विशेष भी है। विपक्ष को बजट नहीं आया रास, संसद में हुआ हंगामा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी, कांग्रेस प्रवक्ता ऋतु चौधरी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमोय भट्टाचार्य जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी कांग्रेस की प्रवक्ता का ही। ऋतु जी, आप ही से पूछना चाहूंगी कि किस तरह से आज जब सवाल उठाया गया सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री उसका जवाब देने लग गई तो कांग्रेस वॉकआउट करके चला गया, ये क्या था? देखिए, बजट पूरी तरह से भारत की जनता के खिलाफ था। भारत की जनता को कश्मकश में डालने वाला ये बजट था। कुर्सी बचाने वाला, सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने वाला जो है वो बजट पेश किया।
ये देश जो है, जब आप चुन के आते हो, भारत की जनता आपको चुनती है, आपको पूंजीपति नहीं चुनते हैं। आपको रितु देश जी, की रितु जी, जनता जो आपके भी है, तमाम सांसदों को भारत की जनता ने चुन के सदन में भेजा है, ये तो आप मानती इसीलिए है ना? हम उनकी आवाज उठा रहे हैं। आपको भी चुना गया है। आज आपने एक सवाल किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सवाल किया कांग्रेस की तरफ से या यूं कहें विपक्ष की तरफ से। फिर उस सवाल के जवाब को सुनने के लिए कांग्रेस क्यों नहीं सदन में ठहरी? वॉकआउट करने का क्या मतलब? क्या जवाब नहीं सुनना था, सिर्फ सवाल करके निकल जाना था? ये जनता के जनप्रतिनिधि हैं आप लोग, तो ये कौन सी रणनीति थी जिस पे सवाल सभापति ने भी उठाया? रितु जी, आप जो है जवाब सुनने का धैर्य रखिए, मैं पूरा जवाब पहले ही दे देती, लेकिन चूंकि आपने बीच में टोक दिया तो मैं अपनी बात स्टार्ट करती हूँ। जो ये सरकार है उसको चुन के देश की जनता जो है वो चुन के भेजती है। उसमें दलित भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें मीडियम जो है क्लास भी है, उसमें लोअर मीडियम क्लास भी है, उसमें सब तरह के लोग हैं। इस देश की जो सरकार है उसको दो पूंजीपति जो है वो चुन के नहीं भेज सकते, लेकिन आप पूंजीपतियों के लिए बजट बनाते हो और देश की जनता को आप किनारे पे रख देते हो। और उसके अलावा जब आपसे पूरे देश का बजट बनाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तब आप केवल उन दो राज्यों को जो है बजट का ज्यादा हिस्सा देते हो जो कि जिनकी बैसाखियों पर आप सरकार बनाए हुए हो, क्योंकि आपको डर है कि अगर ये बजट उनके हिसाब से नहीं बनाया गया या उनको उनका पसंदीदा चीज नहीं दी गई तो वो आपकी बैसाखियां छीन लेंगे और आपकी सरकार जो है वो लड़खड़ा कर रितु जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने अभी तक। आपने पूरा तो समय लिया अपना जवाब देने का, फिर मैं बोलूंगी, फिर आप कहेंगे मैं टोकूंगी। मैं कह रही हूँ जो मैं सवाल कर रही हूँ उसका भी तो जवाब दीजिए मैडम। उसी का जवाब है मैडम ये कि जनता के लिए आपको चुनकर भेजा गया और आप बजट बनाते हैं अपने फायदे के लिए और अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए। हम जो विपक्ष जो है वो जनता की आवाज बन के वहां पे बैठा हुआ है और जनता को ये बजट नहीं पसंद आया, जनता के ऊपर आपने कुठारा घात किया, तो विपक्ष उठकर जाएगा ही, क्या करेगा विपक्ष? धनंजय जी, रितु जी का कहना है कि बजट पसंद नहीं आया इसलिए सदन में बैठेंगे नहीं, सवाल करेंगे सड़क से करेंगे, सदन के अंदर करेंगे, जवाब सुनेंगे नहीं और हम निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि मेरे सवाल का वो जवाब नहीं दे रही हैं। मैं उनसे बार बार ये कह रही हूँ कि आपने सवाल करा, वो जवाब दे रहे थे, आपने वॉकआउट क्यों किया? तो इसका, और ये वो बार बार कह रही हैं कि पूंजीपतियों के लिए आप बना रहे हैं, तो आरोप पूंजीपतियों के लिए आप बजट बना रहे हैं। रितु जी, धनंजय जी की बारी है, धनंजय जी अपना जवाब देंगे। धनंजय जी अपना जवाब देंगे। रितु जी अब बस आपका समय पूरा हुआ। जी धनंजय जी। रितु जी, समस्या क्या है ना, जिस तरह से यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता आपको समझ में नहीं आ रही हैं, देश को भी विपक्ष समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दिक्कत क्या है, 16 लाख करोड़ का बजट पेश करने वाली कांग्रेस, जो 2013 में इन्होंने 16 लाख करोड़ का लास्ट बजट पेश किया था, 48 लाख करोड़ का बजट देख करके परेशान है कि आखिर ये कैसे हो गया, कैसे इकोनॉमी 3 गुना आगे बढ़ गई, कैसे फ्रेजाइल 5 स्टेबल 5 में टॉप 5 में पहुंच गया, कैसे अर्थव्यवस्था को इतना आधार मिला। 10 साल में एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे तो 10 के 10 बना रहा, आज 5वीं पर है, तीसरी पर जाने की तैयारी है। 16 लाख करोड़ का बजट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक कर लेते थे। 48 लाख करोड़ में जिसमें हम 11,11,111 करोड़ तो सिर्फ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, 5 लाख करोड़ के 3 लाख करोड़ महिलाओं के लिए, 2 लाख करोड़ युवाओं के लिए ये लगातार खर्चा किया जा रहा है। 48 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है, जीरो डिफेंस में एक्सपोर्ट करते थे, 88,000 करोड़ कर रहे हैं। तो इनको समझ, अब ये इनका मकसद सिर्फ ये है कि हंगामा खड़ा करो, क्योंकि डाटा और आंकड़ों के बीच में कांग्रेस कहां छुपे, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा। इंडिया अलायंस कहां छुपे, इनको समझ में नहीं आ रहा। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का, 1 करोड़ गरीबों को घर देने का, 3 करोड़ हम दे चुके हैं। इस तरह से दवाएं सस्ती की जा रही हैं, कैंसर की दवाएं, तमाम दवाएं, टैक्स स्लैब कम किए जा रहे हैं, लगातार जनता पर किया जा रहा बोझ कम किया जा रहा है। आज आयुष्मान भारत जैसी कोई योजना ही नहीं है पूरी दुनिया में। आज लोगों को हॉस्पिटल में जिस तरह की रियायतें मिल रही हैं, तमाम चीजें सस्ती की होती चली जा रही है। हमारा इन्फ्लेशन 10 साल में 5 के ऊपर गया नहीं, तिलहन और तिलहन को छोड़ दीजिए तो 2 बार इनका इन्फ्लेशन 22% तक पहुंच चुका था। तो आप कहने के लिए कुछ नहीं है। और क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, इस देश की जनता को अब क्या संदेश देना चाहते हैं? हम 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को देना चाहते हैं रोजगार, 19.8 करोड़ लोगों को दे चुके हैं। 5 मनरेगा की योजनाओं में पैसा बढ़ाया गया, 86,000 करोड़ सिर्फ मनरेगा में दिया जा रहा है। जिस ढंग से देश का उन्नयन और विकास किया जा रहा है, आपके 3 गुना 3 टाइम्स का बजट है मैडम। 16 लाख करोड़ आप थे, हम 48 लाख करोड़ पे लेके आए हैं।
प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह ने कहा था कि अगर 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है तो 2 रुपया 45 पैसा होकर निकलता है, यानी कि अगर 11 लाख करोड़ लगेगा तो 30 लाख करोड़ होकर निकलेगा। तो हम देश को जो विशेष दे रहे हैं, पूरे देश को विशेष बना रहे हैं। पूर्वोत्तर में सूरज उगता है, लेकिन विकास का सूरज तब उगा जब नरेंद्र मोदी ने, जिसको अब काऊ बेल्ट बना करके रखे हैं, उसको विकास की क्रांति का बेल्ट आज नरेंद्र मोदी की सरकार बना रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस निर्मल मन से रितु जी, मोदी सरकार का कहना है कि 3 गुना ज्यादा आपसे वो बजट लेके आए हैं। साथ ही साथ अगर हम कुछ योजनाओं को, अगर आपने सुना हो अभी जिसका जिक्र हमने किया, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के लिए 100 शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनेंगे, तो ये तमाम पूरे देश के हर राज्यों के लिए है, हर राज्यों के लिए है ऋतु जी, किसी 2 राज्यों तक सीमित नहीं है। देखिए, जो बजट है वो जुबानी जमा खर्च है। आप 1 करोड़ जो है इंटर्नशिप देने का वादा करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अरे आज 24 जुलाई है, आज ही के दिन जो है 30 साल पहले जो है मनमोहन सिंह जी ने बजट पेश किया था, और उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, इतनी बुरी तरह से उन्होंने जो है देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल किया था, उसको उठाने का काम जो है मनमोहन सिंह ने उस बजट से किया था। वो बजट जो है आज भी याद किया जाता है, देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है वो बजट, क्योंकि उस बजट में एलपीजी योजना लाई गई थी, और जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था जो है एकदम बूस्ट किया था। और ये बजट जो है, ये ऋतु जी, सरकारों की वो जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है, विपक्ष की ये जिम्मेदारी है, जो काम सरकार ना कर सके विपक्ष उसे बाध्य करे कि वो उस दिशा में काम करे। लेकिन क्या विपक्ष की जिम्मेदारी ये है कि सवाल पूछ के आप संसद से बाहर चले जाएंगे तो वित्त मंत्री जवाब किसे देंगी? आप जनता के अगर पक्ष रख रही हैं तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपके पार्टी के सांसदों को सदन में मौजूद होना चाहिए सवाल पूछने के लिए, उस जवाब के ऊपर और सवाल पूछने के लिए? देखिए रितु जी, विपक्ष का जो काम है, विपक्ष अपना काम बखूबी कर रहा है। बल्कि मैं अगर कहूं कि विपक्ष केवल विपक्ष का काम नहीं कर रहा है, विपक्ष सरकार को जो काम करना चाहिए वो भी विपक्ष कर रहा है। तमाम मुद्दों को विपक्ष जो है संसद में उठाने का काम कर रहा है। आप बताइए कि 2 राज्यों को आप जो है केवल जो जिनकी बैसाखी लेकर चल रहे हैं उनको दे रहे हैं, तो क्यों ना आवाज उठाए? दूसरे जो स्टेट्स है वो आवाज नहीं उठाएंगे, वो पूछेंगे नहीं कि हमारा हक कहाँ पे। आपको पता है हिमाचल में धनंजय जी 2 राज्यों को जो विशेष तरजीह दी गई, आपत्ति सारी उसकी है क्योंकि वो अब आपके अलाए भी हैं। रितु वर्मा जी, मैं सिर्फ कांग्रेस प्रवक्ता से सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन जो पूरा कानून और प्रस्ताव है, वो भी एक बार ऋतु जी को याद दिलाने की जरूरत है। जी धनंजय जी। नहीं ऋतु वर्मा जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बहुत सम्मान से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। वो क्या सिर्फ इतना बता दें कि 48 लाख करोड़ में ये 2 राज्यों को कितना कितना मिला, सिर्फ इतना बता दें। ये तब से राहुल गांधी छाप बात कर रही है, समझ में कुछ आ नहीं रहा, ना इनको समझ है ना इनको कुछ समझ है। एक डाटा ही नहीं बता पाई, तब से मैं सिर्फ डाटा पर बात कर रहा हूं। एक डाटा बता दें कि इस 48 लाख करोड़ में 2 राज्यों को कितना दिया गया। रितु जी जवाब दीजिए। धनंजय जी ने सीधा सवाल आपसे पूछा, आप जवाब दें। मैं भी यही बात आपसे पूछना चाह रही हूँ कि धनंजय जी सिर्फ इतना बता दे कि क्यों जो है रक्षा बजट में मैंने आपसे पूछा है ना रितु जी, उन्होंने सीधा सवाल आपसे पूछा। रितु जी उन्होंने सीधा सवाल आपसे पूछा, दोनों राज्यों को जो आवंटन दिया गया है। आपको पता है कि मौसम जो है विपरीत परिस्थितियां इस समय किसानों के लिए मौसम की बात नहीं, राहुल गांधी छाप बात मत करिए ना, जो मुद्दे पर बात करिए। ये कांग्रेस छाप बात मत करिए, ढेला फेंक के भागने वाला। मैं सीधा सवाल है रितु वर्मा जी, मेरा सीधा सवाल है, मैं रिपीट कर देता हूँ, अन्यथा कांग्रेस की प्रवक्ता ये मान ले कि वो बदतमीजी यहाँ भी कर रही है और ये बदतमीजी लोग संसद में भी कर रहे हैं। इनके पास ना कोई डाटा है, ना कोई फैक्ट है, ना कोई फिगर है। ये बताइए रितु वर्मा जी, आपने देख लिया कांग्रेस की प्रवक्ता किस तरह से बेनकाब हुई, इसी तरह से विपक्ष भी संसद में बेनकाब हो रहा है। इस देश की जनता के सामने जिस तरह से वो बेनकाब है, इस तरह से ये चैनल पर बेनकाब है। इनके पास ना कोई डाटा है, ना आता है, ना पता है, ना ज्ञात है, ना अज्ञात है। रितु जी, बजट पे बात करते समय आंकड़ों के साथ हमें होना बहुत जरूरी है, तभी आप सत्ता पक्ष के तमाम सवालों के जवाब दे पाएंगे। शुभमोई जी आपके पास आना चाहेंगे। आर्थिक पत्रकारिता करते हुए एक लंबा समय आपको हो गया है शुभमोई जी, बजट आने के बाद विपक्ष की क्या भूमिका होती है सर? क्योंकि अब बजट पर चर्चा शुरू होगी, विपक्ष तमाम उन सवालों को रखता है जिस पे सत्ता पक्ष जवाब देता है। आज का दिन आप किस तरह से देखते हैं जब विपक्ष ने सवाल किया और फिर वॉकआउट किया?
सर आप म्यूट हैं, शुभमोय साहब। कई सारे इश्यूज हैं जिसमें डिस्कशन होनी चाहिए बजट ये पार्लियामेंट में, और ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर जनता सवाल उठाते हैं तो वो नेचुरली विपक्ष के तरफ से आएगा। मोरलेस फंडा ये रहता है मैडम कि द ऑपोजिशन विल हैव इट्स से एंड द गवर्नमेंट विल हैव इट्स वे, तो मोरलेस इसी सिस्टम में ही चलना चाहिए। तो बजट एक ऐसा चीज़ है हमारे देश में जो बजट को सबसे मतलब डिस्कशन का जो दायरा है वो सिर्फ कभी नहीं होता है, इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में भी जाता है, और स्टैंडिंग कमिटीज में बहुत डिटेल में इन बजट के सारे इश्यूज को देखा जाता है। तो उस मुद्दे उस सिस्टम में, या फिर बाद में जब फिर से एक्सपेंडिचर की जो बजट आती है, एक्सपेंडिचर इश्यूज आता है, फाइनेंस बिल आता है, तो बजट के बहुत हर पहलू को अलग अलग समय में पार्लियामेंट में परखा जाता है, देखा जाता है। अभी है जैसे जनरल डिस्कशन बजट के ऊपर, इसके ऊपर नेक्स्ट आएगा एक्सपेंडिचर इश्यूज के ऊपर, उसके बाद अगला आएगा स्टैंडिंग कमेटी में, फिर उसके बाद आएगा फाइनेंस बिल के ऊपर। तो बहुत सारे टाइम है, बहुत सारा मौका है बजट के हर इश्यूज को देखने का। और बहुत बारी ऐसे भी हुआ है, कई फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट में जब सही सवाल किए गए हैं तो उसके ऊपर कुछ कभी रोल बैक किए हैं, कभी मॉडिफाई किए हैं, ये हमेशा होता रहता है। इसलिए मैं मानता हूं कि बजट में डिस्कशन ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। शुभमोय साहब, एक सवाल और, क्या बजट में 75 साल के भारत के, आजाद भारत के इतिहास में, क्या बजट किसी एक दो राज्य तक सीमित हो सकता है? ये जो आरोप विपक्ष का है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? राजनीतिक आरोप राजनीति के लिए करना अपनी जगह है, लेकिन तथ्यात्मक तौर पर हम जानना चाह रहे हैं। किसी भी बजट में जब भी आफ्टर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट जब फाइनेंस आवंटन करने हैं तो वो तो हर राज्यों के लिए ही होगा ना, राज्य के, क्योंकि देश से बाहर के लिए तो बजट है नहीं, बजट है हर राज्यों के लिए। जैसे कैपिटल बॉन्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो, या दूसरे प्लान्स हो, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, हर तरह के स्कीम्स डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग उनके मायने रखते हैं। तो वो उनमें बहुत सारा चीज रहता है, और सबसे बड़ी बात रहती है कि स्टेट्स कितना बखूबी से अपना पैसा इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत बारी देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स बहुत आग्रहित होते हैं कि भाई पैसा हमें मिले, लेकिन उसके बाद जब पैसा मिलता है उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं होता है। वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, और उस पर काफ़ी कम निगरानी होती है कि स्टेट्स को जो पैसा मिलता है वो पैसा को सही तरीके से, पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया है या नहीं। जी जी जी, शुभमोय साहब, अंत में आपसे ही, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से तो हमने एक लंबी बात कर ली है, क्या आपको लगता है कि सरकार के हर कदम पर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है? 2024 के नतीजे जो हैं उसने भी विपक्ष को एक ताकत दी है। ऐसे में क्या बजट को भी विपक्ष इस तरह से देख रहा था कि जब बजट सामने आएगा तो उन्हें राजनीति करने का कोई मैदान मिलेगा, लेकिन वो मैदान इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा? ये बजट मोरलेस फिस्कल डेफिसिट और हम कैपिटल अकाउंट्स वगैरह सबके हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत कंजर्वेटिव बजट है, और जो होना चाहिए था देश के लिए। और इसमें दायरा बहुत कम था कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किसी जगह पे करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बजट जो इकोनॉमी के लिए जो ज़रूरत है वो काफ़ी कंजर्वेटिवली देखा गया है, कंजर्वेटिवली आंका गया, कंजर्वेटिव, और वो ज़रूरत है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरत है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे। टैक्स कुछ लोगों को फायदा होता है या कुछ लोग उसमें से लेते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों के लिए, गरीबों के लिए खासकर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। सूद कितना होता है, और वो सूद तभी आता है, सही तरीके से कम होता है जब बजट कंजर्वेटिव रहता है। जी बिल्कुल। बजट के पेश होने के बाद बजट पेश होने के बाद पूरा बजट सत्र आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, ऋतु जी और धनंजय जी, क्योंकि जनता देख रही है। जो तमाम वो सवाल हैं वो जनप्रतिनिधि संसद में रखेंगे, जिसका जवाब सरकार देगी। तो इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की अहम भूमिका हो जाती है। ऐसे में ऋतु जी, विपक्ष भी क्या कर रहा है इसको भी जनता बहुत ध्यान से देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, ऋतु जी और शुभमोय जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद।
मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। आम बजट को सत्ता पक्ष ने शानदार बताते हुए विपक्ष पर इस मामले में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये बजट विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की आधारशिला है और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सत्ता पक्ष ने बजट में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत किसी भी राज्य के साथ भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आम बजट को लेकर विपक्ष के आरोपों का सत्ता पक्ष ने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि ये भी बताया कि कैसे ये बजट विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की आधारशिला है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का आवंटन सिर्फ 1 या 2 राज्यों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय के बजट में 22% की वृद्धि हुई है और इससे भारत वैश्विक ताकत के रूप में ज्यादा मजबूत होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में रेलवे का विकास पिछले 60 वर्षों से बहुत ज्यादा हुआ है। उन्होंने बजट में महाराष्ट्र के साथ भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट में महिलाओं और किसानों के हित में कई योजनाओं की घोषणाएं की गई हैं। प्रोग्रेसिव बजट है, इसमें बहुत सोच समझ के साथ जो निर्णय जो लिए गए हैं और इनका जरूर देश के हित में है और मुझे लगता है कि देश की प्रगति के लिए ये तीसरे टर्म एनडीए के तीसरे टर्म में बहुत अच्छा शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए इस साल रिकॉर्ड एलोकेशन किया है 2,62,200 करोड़ रुपए का, 2,62,200 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द लास्ट 10 years railways has developed in a way which is very different from the previous 60 years. विशेष तौर पर महिलाओं के और किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं जो बताई गई हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की है बड़ी संख्या में, क्योंकि कृषि प्रदेश और कृषि देश होने के नाते से हर कृषि प्रदेश को इसका लाभ होने वाला है। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बजट में महिलाओं पर खास ध्यान दिए जाने की सराहना की। साथ ही ये भी कहा कि पिछड़े राज्यों में विकास करने के लिए पूर्वोदय योजना लाई गई। प्रधानमंत्री जी मोदी जी चाहते हैं कि किसान के घर में समृद्धि आए, खुशहाली आए। उसके लिए आपको बता 10 साल में MSP 1 गुनी, 2 गुनी, 2.5 गुनी और 3 गुनी बढ़ाई। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मेरे शरीर में किसान का रक्त दौड़ रहा है। मुझे पता है आज तक जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अन्नदाता के लिए, किसानों के लिए जो किया, आज यदि पहले ये करते तो आज किसान की हालत ये नहीं रहती। निश्चित रूप से बिहार
आंध्र के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा भी उसमें सम्मिलित है और उसके माध्यम से पूर्वोदय योजना के माध्यम से हमारे राज्य को भी उसमें लाभ मिलेगा। और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट की नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी ने भी सराहना की है। उन्होंने इसे बेरोजगारी की समस्या को दूर करने वाला बजट बताया और कहा कि इससे स्थापित कंपनियों के अलावा स्टार्टअप में भी लोगों को रोजगार मिल सकेगा। We have, as it were, the raw material and we have the need, but bringing the two together is what this budget is trying to do. And not just in corporate employment, startups also, on the farm as well. All of this is a new approach to thinking about India's employment possibilities. केंद्रीय बजट को लेकर विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि ये बजट देश के लिए था और महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा है। बजट में महाराष्ट्र को भी बहुत कुछ मिला है और टैक्सेशन का लाभ भी महाराष्ट्र को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिला ही देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बजट पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को पेश हुए बजट में प्रस्तावित रोजगार योजनाओं को लेकर कांग्रेस झूठे दावे करने में लगी हुई है। कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा बजट में प्रस्तावित रोजगार योजनाओं को पार्टी के घोषणा पत्र से कॉपी पेस्ट किए जाने के आरोप लगाने पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा, कांग्रेस के न्याय पत्र की तुलना में एनडीए सरकार ने एक व्यापक प्रोत्साहन ढांचे को पेश किया है, जिसके तहत ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित योजना से लेकर पहली बार रोजगार पाने वालों से लेकर विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन देने तक जुड़ा है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि केवल इन 3 योजनाओं से ही स्पष्ट है कि हमारी सोच कांग्रेस के न्याय पत्र से कहीं और आगे है। उन्होंने आगे कहा है कि व्यापक कौशल कार्यक्रम के जरिए इन 3 योजनाओं के तहत 5 सालों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं इसके कारण 5 साल में 4.1 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन होगा। इस दौरान रोजगार, शिक्षा और कौशल पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, वंशवादी राजनीति और अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए जानी जाती है, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पास
एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है जो कि कल्याणकारी वितरण योजनाओं में साफ दिखता है और बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सैचुरेशन के काफी करीब दिखता है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस ने केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन गरीबी को दूर करने का काम पीएम मोदी ने किया। उन्होंने कहा कांग्रेस केवल उन समस्याओं को पैदा करने और उन्हें कायम रखने का श्रेय ले सकती है जिन्हें हम सब सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे नागरिकों को 65 वर्षों से अधिक समय तक गरीब रखना तथा उन्हें बुनियादी रोजगार और कौशल से वंचित रखना है। तो वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नीति आयोग की बैठक का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नीति आयोग की बैठकों का विरोध करके छोटी सोच का प्रदर्शन दिया है। दरअसल विपक्षी दल जनता की सेवा के बजाय पब्लिसिटी पर ध्यान लगा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ विपक्षी पार्टियां सोच रही हैं कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करें। कैसे उनका व्यक्तिगत सोच, उनके व्यक्तिगत राजनीति देश की प्राथमिकताओं से ऊपर है। मुझे लगता है कई बार कि जनता की सेवा नहीं, अपने स्वार्थ और अपने निजी राजनीति इन विपक्षी पार्टियों की प्राथमिकता है। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए पोस्ट किया है कि यूके के विदेश मंत्री डेविड लेमी से मिलकर खुशी हुई। पीएम कीर स्टारमर द्वारा व्यापक रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने और इसे गहरा करने की प्राथमिकता सराहनीय है। संबंधों को ऊंचाई देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध, द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी, सुरक्षा पहल और पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए को पूरा करने की इच्छा का स्वागत करते हैं। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात होगी बिहार में पेपर लीक कानून की। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर E-फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जाँच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपने रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पेपर लीक पर केंद्र के सख्त कानून बनाने के बाद अब बिहार विधानसभा में भी एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब ये कानून बन जाएगा। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़े किसी भी गतिविधि में शामिल
लोग जो भी होगा उसको सख्त से सख्त और कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन ताज्जुब यह है कि इस विधेयक के पेश होने से पहले ही बिहार विधानसभा में विपक्ष ने वॉकआउट किया। बिहार में पेपर लीक किया तो खैर नहीं, बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास। पेपर लीक माना जाएगा सीरियस क्राइम। केंद्र सरकार के बाद अब बिहार सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून को विधानसभा में पास कर दिया। इस कानून के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय व गैर जमानती होंगे। साथ ही पेपर लीक मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। नए कानून के मुताबिक 10 लाख से 1 करोड़ का जुर्माना, आरोप सिद्ध होने पर आरोपी संस्थान या व्यक्ति को 4 साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है और आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं, साथ ही 3 साल से 10 साल तक कैद का भी प्रावधान है। ये नियम बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद या अन्य कोई भी प्राधिकरण जो राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचित हो, उस पर लागू होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा में आज पेपर लीक विरोधी विधेयक पास होने पर कहा कि ये बहुत जरूरी था। बिहार के बच्चों की प्रतिभा और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ये बहुत जरूरी था। बिहार के बच्चों के प्रतिभा और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और जो ये गैंग है, इन गैंग का पर्दाफाश भी होगा, सजा भी मिलेगा। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब ये कानून के रूप में पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। हालांकि इस बिल के पास होने के वक्त विपक्ष का एक भी नेता सदन में मौजूद नहीं था। विपक्ष के सभी नेता वॉकआउट कर गए थे। विधानसभा में एक तरफ बिहार के छात्रों के हित में सबसे बड़ा कानून सदन में पेश किया जा रहा था, दूसरी ओर विधानसभा में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। विपक्ष आरक्षण और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर एनडीए सरकार को घेर रहा था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा में आज पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर विपक्ष के वॉकआउट करने पर कटाक्ष करते हुए इसे दुर्भाग्य बताया, तो राजद ने सरकार पर आरोप लगाया। 2 लाख करोड़ का निवेश हुआ और अभी दिए हैं नरेंद्र मोदी ही ये पैकेज। बिहार का विकास होगा। राबड़ी जी, अगर आपको झुनझुना दिखाई देता है तो लालू जी के सामने जाके बजाइए। तक सरकार की नीयत साफ नहीं होगी। जब ये प्रश्न पत्र लीक करने वाले मुख्य सरगना अभी तक सरकार के गिरफ्त में नहीं है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन के फरार हैं, तो अब जब आप कानून बना रहे हैं लेकिन कानून बनाने वाली सरकार के साथ ही कानून तोड़ने वाले का सेटिंग हो तो फिर वो कानून किस काम का। पिछले दिनों बिहार में 3 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। इसमें बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा और नीट यूजी परीक्षा शामिल हैं। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने संकेत दिया था कि गड़बड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद सरकार ने ये कानून पास किया है। बिहार में एंटी पेपर लीक कानून के पास होने से छात्रों और अभिभावकों में संतोष का भाव है, क्योंकि परीक्षार्थियों को यकीन है कि अब उन्हें मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहां एक तरफ बिहार में एंटी पेपर लीक कानून से विपक्ष जरूर इसमें सियासत कर रहा है, लेकिन छात्रों और अभिभावकों के लिए ये एक चैन की सांस लेके ये कानून आने जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें भी और भी हैं, देखते रहिए न्यूज़ नाइट। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे,
सैलरी से पहले ही खर्चे? इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दीप, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जा रहे हैं देश भर की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में रेल व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाने के लिए आरंभ की गई योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार 4 महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रही है, जिसकी DPR बनाने का काम भी किया जा रहा है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग को अपनी शिकायत सौंपी है। चुनाव आयोग ने हमारी शिकायत सुनी और हमें विश्वास दिलाया है कि वो इस मामले को देखेंगे। हमारी शिकायत है कि झारखंड में कुछ विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल हैं, वहाँ फर्जी तरीके से मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बढ़ाए गए हैं। भारतीय नौसेना ने मुंबई से 200 नॉटिकल मील दूर बल्क करियर से एक गंभीर रूप से घायल चीनी नाविक का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। 45 नॉट से अधिक की गति से चलने वाली हवाओं और जहाज के भारी रोलिंग की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद नाविक को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। उच्चतम न्यायालय पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत करने के लिए निष्पक्ष व्यक्तियों की एक समिति बनाने का बुधवार को सुझाव दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने हरियाणा सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए किसानों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे को हल करने के तरीके और साधन खोजने पर जोर दिया। लखनऊ में UPSTF को बड़ी सफलता मिली है। लड़कियों की अश्लील इमेज बनाकर इंस्टाग्राम समेत तमाम सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी साइबर क्रिमिनल रब्बानी को STF ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में कांवड़ियों का तांता देखने को मिला है। भक्त अपने कंधों पर कांवड़ लिए भोले बाबा के अभिषेक के लिए जल लाने जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर रास्ते में कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसकी खास व्यवस्था की गई है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।